तो आइए अगेन माय डियर स्टूडेंट एंड all learners, good evening and very warm welcome again today Himalaya Divas. So before I am teach you sociology, I am discuss about something Himalaya Divas. आज हम हिमालय दिवस मना रहे हैं, हिमालयन डे। तो युवाओं के लिए जानना बड़ा आवश्यक है कि हिमालय जो कि न केवल हमारे लिए एक पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में आपका भारत और बांग्लादेश का कुछ ऊपरी भाग ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी समृद्ध श्रृंखला है, बहुत विशाल और विराट है। इसी के बीच में कई अधिवास, कई संस्कृतियाँ और बहुत से वाटर सिस्टम, बहुत सी जैव विविधता हमें मिलती है। तो ये हिमालय इसलिए अद्भुत है। भले आल्प्स, एंडीज़ और रॉकीज़ की माउंटेन श्रेणी हमें विश्व में दिखती हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय से भी लंबी हैं, लेकिन ऊंचाई में हिमालय सबसे ऊंचा है। ये आप जानते हैं। ये जब एशिया प्लेट ने इसको धक्का दे देते गोंडवाना लैंड से थीसिस सागर जो उठा है, जो आज हिमालय के रूप में है और एक सबसे नवीन वलित पर्वत है। इस नवीन वलित पर्वत के लिहाज से हिमालय जो है सबसे एक तरह से सेस्मिक जोन में भी कुछ इलाके इसके आते हैं और न्यू माउंटेन रेंज है, तो बहुत ये भी कोमल है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है। इसीलिए इसमें जो विकास का मॉडल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हिमालय को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे उसमें हमारे बहुत बड़े कहें अगर कुमाऊं के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे भूगोल वेत्ता, आपने बताया था कि यहाँ पे कैसी रोड़ों का आकार होना चाहिए, जो जिग जैग पोजीशन थी जिसको हमारी सरकार ने मद्देनज़र नहीं रखा। और विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा मैं कि 2600 किलोमीटर का जो हिमालय है, ये हिमालय अपने आप में अद्भुत है। ये 3 बड़े वाटर सिस्टम जिसमें आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सांगपू कहा जाता है, यही हमें देता है। और हिमालय में अनेकों ग्लेशियर, चाहे वो डोकरानी बामक हो, चाहे वो आप गौरी का डांडा जिसको हम कहते हैं, अनेकों ग्लेशियर इसमें हैं और वो बहुत बड़ी वाटर की सप्लाई है। अगर भारत में ही कहें तो 63% वाटर जो हमें इसी हिमालय से मिलता है और उसमें भी इसकी जैव विविधता में पूरे विश्व में 10% की हिस्सेदारी है। और आप युवा हैं, आपके कंधों पर इसका भार है, क्योंकि आने वाले समय में आपको हिमालय देखना है, हिमालय बचाना है। क्योंकि आज तक तो हिमालय अब तक जैसा भी है बचा है, हम सब ने देखा, ये हमारा एक स्वाभिमान रहा। ये हमारे लिए ना केवल एक स्वाभिमान, अभी तो हमारे लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन से लेकर हमारे जीवन का एक स्रोत है हिमालय। तो इसीलिए कुमार संभवम में कालिदास ने कहा था, अत्युष्टस्तामा दिशिदेव आत्मा हिमालयो नामा नगाधिराजा पूर्व परह तोय नदी वगाय स्थित पृथ्व्याम एवं मानदंडा। जैसे भारत और चीन के मध्य एक सीमा के रूप में एक अडिग खड़ा है, आप देखते हैं, ये हिमालय की एक विशेषता है। इसमें बहुत सी जैव विविधता मिलती है। अगर आप हिमालय में घूमें, बहुत सारी अधिवास, बहुत सारी कल्चर, संस्कृतियाँ इसमें हैं, बहुत सारी बोली भाषाएं इसके बीच पनपी हैं। तो इसीलिए हिमालय को हमें बचाना है और हम लोग युवा हैं, शपथ लें, क्योंकि युवाओं के कंधे पर भार हैं। आपने आए दिन सुना होगा कि अभी अमेजन के जंगल जले, जिनको विश्व के फेफड़े कहा जाता, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी आग लगी, उसका क्या खामियाजा हम भुगतेंगे। आप देख रहे हैं आए दिन जलवायु परिवर्तन, तापक्रम में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मैं तो ये भी समझता हूँ कि आने वाले समय में हमें विश्व युद्ध से उतना खतरा नहीं जितना क्लाइमेट चेंज से, भारत ही नहीं पूरे विश्व को, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आप युवाओं को पहल करनी पड़ेगी। अगर आप सोनम वांगचुक को सुनते हो, आप देखिए जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, उन्होंने स्तूप के आकार का एक ग्लेशियर, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ लद्दाख में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कई लोग जो लगे हैं, सालू मारदा थिमका, जिन्होंने लाखों पेड़ लगाए, आज उनकी उम्र 107 वर्ष है। ये युवाओं के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी इसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगने के लिए लोगों को प्रेरित करें। और पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ कटने भी नहीं देना है। क्योंकि आपको पता होगा चिपको मूवमेंट जो 1972 में, कई किताबों में आपको 73 भी मिलेगा, रेडी गाँव से हुआ था। और उससे पहले अमृता देवी ने खिचड़ी आंदोलन, जिसमें 363 लोग मर भी गए थे। तो ये सारे आंदोलन कहीं ना कहीं वृक्षों को बचाने की एक मूवमेंट थे। तो आज आपको हिमालय बचाना है, युवाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा आप एक बड़ा फेमस नाम है, ग्रेटा का नाम सुनते होंगे, वो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट एक लड़की है, बड़े प्रसिद्ध है भी। तो आपको देखना पड़ेगा, वंदना शिवाजी का बहुत योगदान रहा है। कई अनेकों नाम है इसमें, चाहे चंद्र प्रसाद भट्ट जी हों, जगत सिंह जंगली जी हों, अगर आप रुद्रप्रयाग चमोली में उनका काम देखना चाहें। मिक्स्ड फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा काम है। हमारे उत्तरकाशी में पोखरियाल जी हों, बहुत लोगों ने अच्छा काम करा है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को कटने से भी रोकना है। कभी गार्बेज को ना हिमालय में डालें ना गंगा में। ये देखिए नदी आपकी अपनी माँ है, हिमालय हमारा एक तरह से पिता है। और मैं अपना एक मेरा नियम है, कक्षा 10वीं से मैंने एक नियम बना लिया था, आप खूब घूमिए, पार्टी करिए। ये पहाड़ स्विट्जरलैंड की आप जो शूटिंग की मूवी में देखते हैं, वही पहाड़ तो आपके स्विट्जरलैंड से कम है, उनसे भी अच्छे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गंदगी फैला देते हैं। हमारे अंदर एक सिविक सेंस जो होना चाहिए, तो जो विदेशों में बहुत अच्छा सब मनुष्यों का डेवलप, भारत में नहीं है। तो आप अपने सिविक सेंस को भी काम में लाइए और कबाड़ा कम से कम फैलाइए और डस्टबिन में डालिए। ये आप लोगों से मेरा पर्सनल एक निवेदन है। अब आए दिन क्लासों में मैं अपने विद्यार्थियों से बोलता रहा हूँ, चाहे श्रीनगर हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे टेहरी हो। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ, अपेक्षा कर सकता हूँ। या कभी आप NIM का कोर्स करें तो आप देखें वहाँ इसके ऊपर बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, कूड़े को ना फैलाएं, प्लास्टिक को बिल्कुल ना फैलाएं। गंगा में अगर किसी को फैलाते हुए देखें तो उसको टोकें, मैं कई बार टोकता रहता हूँ। और साथ ही साथ रीयूज का एक प्रथा सीखें, जो भी चीज़ उसको रिसाइकिल और रीयूज करें। इतनी सी 2-3 बातें भी अगर आप लाते हैं अपने जीवन में, तो हिमालय को संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको मैं स्टेटस रोल के बारे में अच्छे ढंग से बता चुका हूँ। काफ़ी विद्यार्थियों ने काफ़ी सराहा भी उसको। और विवाह के बारे में भी युवा और जानना चाहते हैं कि विवाह में पढ़ा रहा हूँ तो उसकी कुछ श्रृंखलाएँ हैं। विवाह को हमने पढ़ा दिया, उसके बाद हमने अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी पढ़ाया, हाइपरगेमी, हेपोगेमी। और इसके साथ ही साथ कुछ विवाह की जो और भी अभी प्रथाएं कहें, विवाह के प्रकार कहें, वो मैं आपको आने वाला इस वीडियो में पढ़ाता हूँ। और हिमालय दिवस की पुनः शुभकामनाएं, अपेक्षा के साथ कि आप मेरी उन बातों को अमल में लाएंगे। धन्यवाद। पुनः हम पढ़ते हैं अब हिमालय दिवस के बाद अपनी सोशियोलॉजी की क्लास। तो आइए विद्यार्थियों, फिर हम पढ़ते हैं। अब आपको मैंने इससे पहले हिमालय के बारे में बताया, और आप जानते हैं कि हिमालय के बारे में जो भी आपको बताया, आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ाएगा, जानकारी भी देगा और आपको कर्तव्य बोध के प्रति भी प्रेरित करेगा। और आप मेरी बातों को नोट भी कर सकते हैं, कई बार आपको जीके में पूछा जा सकता है। तो अब आप देखेंगे, आज मैं आपको इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ। आपने देखा होगा पहले 8 प्रकार की मैरिज हैं, फिर मुस्लिम मैरिज हैं, और कुछ जो भी उसके पार्ट छूट रहे हैं उनको बताते जाऊँगा, क्योंकि देखिए हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो कई चीज़ें छूट जाएंगी। तो अगर आप एक बार आराम से डीपली बहुत गहराई से पढ़ेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कभी आपसे कुछ छूटे ना। अब वो आपके एग्ज़ामों से लेकर, PCS से लेकर, IAS से लेकर और आपके नेट के एग्ज़ामों में भी काम आएगा, जो एक एक छोटी चीज़ भी हम छोड़े ना। तो हम पढ़ेंगे अधिमान्य प्रकार के विवाह। देखिए अधिमान्य प्रकार के विवाह में समानांतर चचेरा विवाह या समलिंगी सहोदरज, देखिए इसको कहा जाता है समानांतर चचेरा विवाह या समलिंगी सहोदरज। पैरेलल कजिन मैरिज, देखिए पैरेलल कजिन मैरिज इसके नाम से ही लग रहा है, एक ही लिंग के सहोदरजों, भाई भाई, बहन बहन के बच्चों के बीच विवाह। ये देखिए ये कहाँ होता है, सब ये आपको बता दूं मैं, ये होता है अरब के मुस्लिम देशों में। क्योंकि आप समझते हैं, देखिए हम संस्कृति का कभी किसी का बड़ी छोटी या उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए उस समय कंडीशन थी, लड़कियां कम थी या बहुत दूर गांव होते थे और स्थितियां बड़ी दुर्भुव थी और आवागमन के साधन नहीं थे। आप जानते हैं चारों तरफ रेगिस्तान था, तो शायद ये एक प्रकार का विवाह उनके बीच उभरा होगा, इसलिए इस विवाह को कहा गया समानांतर चचेरा विवाह, पैरेलल कजिन मैरिज, भाई भाई या बहन बहन के बच्चों के बीच विवाह। इसको अरब निवासी मुसलमानों में यह विवाह पाया जाता है। अब तो कम होगा, लेकिन पहले बहुत आयत में पाया जाता था। इसी प्रकार का जो दूसरा विवाह है, इसको कहते हैं असमांतर चचेरा विवाह या विलिंगी सहोदरज विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज। ये तो पैरेलल कजिन मैरिज था, यह है क्रॉस कजिन मैरिज। विषम लिंगी सहोदरजों की संतानों या ममेरे फुफेरे भाई बहनों में, ये चचेरे भाई बहनों में था, ये ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच जो विवाह होता है, ये होता है असमांतर चचेरा विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज। अब देखिए इसमें 2 पक्ष आते हैं। एक आता है मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज, जब बहन के लड़के और भाई की लड़की, बहन के लड़के की भाई की लड़की से शादी होती है, इसको मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। और भाई के लड़का और बहन की लड़की, यहाँ देखिए बहन के लड़का है, भाई की लड़की है, और इसमें भाई का लड़का और बहन की लड़की, ये पितृपक्षीय विलिंग सहोदरज है। यानी कि एक तो हो गया आपका मातृपक्षीय यानी कि मैट्रियार्कल फैमिली, दूसरा हो गया आपका पितृपक्षीय यानी कि
पैट्रियार्कल फैमिली। तो आप इसको समझेंगे। देखिए इस प्रकार की विवाह मैंने आपको बताएंगे पूर्व भी कि हमारे जैसे भी हम बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कारो खासी जयंतिया हिल्स में, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा विवाह की प्रथा है। जैसे आप आए दिन हम उत्तराखंड में कहें, हिमाचल में, उत्तर भारत में कहीं भी, यूपी बिहार में कहें, तो विवाह में हमेशा डोली जो है कन्या पक्ष के यहाँ जाती है या कन्या वाले हमारे यहाँ आएंगे, उसके वो दूल्हा लेके आएगा, लेकिन वहाँ पे कन्या के ही यहाँ जाती है और लड़का वहीं रहता है। ये आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। और जो संपत्ति का अधिकार है वो घर की सबसे छोटी लड़की के पास होता है। ये कारो खासी जो ट्राइब्स हैं उनमें ये पाया जाता है। और आप देखें तो ये बड़ा अचरज, क्योंकि मैट्रियार्कल फैमिली वहाँ पे मातृपक्षी है, तो इससे एक बड़ा सशक्त रूप वहाँ महिलाओं का देखने को आपको मिलेगा, जो उत्तर भारत के अन्य देखो मतलब जगहों में आप कहें या अन्य क्षेत्रों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बहन के लड़का और भाई की लड़की का जो विवाह होता है मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज है, मैट्रियार्कल क्रॉस कजिन मैरिज, और भाई की लड़का बहन की लड़की है तो पैट्रियार्कल क्रॉस कजिन मैरिज पितृपक्षीय है। ये संसार के कई जनजातियों में और दक्षिण भारत के कुछ जनजातियों में पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। एक है चचेरे भाइयों के बीच पैरेलल कजिन मैरिज, एक है ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच जो विवाह होता है उसे क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। ये भी विवाहों के प्रकार हैं। ये अरब निवासियों में आप उस समय की स्थितियां समझ सकते हैं, कैसी स्थितियां रही होंगी। इस प्रकार से विवाह की एक प्रथा भी है उनके बीच पनपी। और उसी प्रकार से दूसरा विवाह जो दक्षिण भारत के भी कुछ जनजातियों में और संसार की कुछ जनजातियों में पाया जाता है, क्रॉस कजिन मैरिज। तो मैं समझता हूँ ये दो विवाह के प्रकार आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अन्य विवाहों के प्रकार। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं देवर विवाह लेविरेट और साली विवाह सौरेट। तो ये भी विवाह के एक प्रकार हैं जो आपके भारतीय समाज में भी देखने को मिलते हैं, भारतीय समाज में पाए जाते हैं। देवर विवाह लेविरेट, जब एक विधवा अपने मृतक पति के किसी भाई से विवाह करती है, अर्थात जब किसी पत्नी का पति मर जाता है और वो अपने उसके छोटे भाई से विवाह करती है, तो या तो देवर विवाह या भाभी विवाह कहलाता है लेविरेट। और अगर वो बड़े भाई से विवाह करती है तो ज्येष्ठ विवाह कहलाता है, या पति भ्राता विवाह भी ये कहलाता है। तो इसके आप दो प्रकार आप देख रहे होंगे। एक, अगर वो बड़े भाई से विधवा महिला जो है उस पति की, वो अगर उससे विवाह करती है, अगर उसका बड़ा भाई है और वो छोटे भाई की पत्नी थी, उसका छोटा भाई मर गया, तो यह ज्येष्ठ पति भ्राता विवाह कहलाता है। और अगर वहीं उसका बड़ा भाई मर गया और उसके छोटे भाई के पास अगर उसकी पत्नी रहना चाहे तो ये देवर भाभी विवाह कहलाता है या भाभी विवाह कहलाता है। लेविरेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। टर्मोलॉजियों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा जो इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं साथ साथ, क्योंकि देखिए आपका इधर हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम, तो साथ साथ में टर्मोलॉजी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टर्मोलॉजी अगर आप पकड़ लेंगे तो आप उसके बारे में भी जान लेंगे। तो आप देखिए विवाहों की कितनी अच्छी प्रथाएं हैं। ये एक तरह से सुनने में बड़े अजीब लग रहे हैं, देवर विवाह, साली विवाह, पर आप इसके पीछे की मकसद और इसके पीछे के उद्देश्यों को तो समझिए। कहीं ना कहीं समाज को स्थिर रखना है, समाज को अगर आपने संजो के रखना है, तो अगर ये विवाह नहीं तो आप सोचिए क्या स्थिति होती है। एक नारी जो बहुत कम उम्र में, या कोई लड़की है वो 20-22 साल की है, क्योंकि आप जानते हैं पुराने समय में कम एज में शादियाँ कर ली जाती थी, जिसके लिए बहुत रोकथाम की गई। और आप जानते हैं विधवा विवाह, जिसके लिए राजा राम मोहन राय ने भी एक्ट लाया था, सती प्रथा एक्ट 1961, और जिसे कहते हैं कि बचपन में बाल विवाह के प्रति कितना आंदोलन चला। नहीं तो 15 साल में शादियां हो जाती थी। कस्तूरबा गांधी का हम सुनते हैं 13 साल में गांधी जी से शादी हो गई थी। तो आप देखते हैं इसीलिए ये विवाह हैं। अगर मान के चलिए खुदा ना खास्ता या भगवान ना चाहे मिस हैपनिंग हो, किसी का पति आर्मी में है या किसी कंडीशन में वो मारा गया, तो उस कंडीशन में देखिए अगर वो मर भी जाए तो उसके बाद उसकी पत्नी को संभलने का एक मौका, उसको फिर से परिवार में रचने बसने का एक मौका ये विवाह देते हैं। तो ये विवाह सुनने में बड़े अटपटे हैं, लेकिन एक न कहीं समाज में भी एक संतुलन का काम कर रहे हैं। ये एक प्रथाओं के रूप में आज चल रहे हैं। तो ये आपने देखा देवर विवाह। और उसके बाद अब साली विवाह, जिसको हम कहते हैं सौरेट। जब व्यक्ति को अपनी प्रथम पत्नी की छोटी बहन साली से विवाह करना पड़ता है। अब इसमें कंडीशन समझ लीजिएगा। तो एक विवाह तो हो गया कि अगर उसकी साली विवाह, अगर उसकी पत्नी मर जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इसके दो प्रकार हैं।
एक को तो होता है प्रतिबंधित शाली विवाह, जिसमें प्रथम पत्नी के मर जाने पर, अगर मान के चलिए किसी की पत्नी मर गई है तो वो उसके बाद अपने साली से विवाह कर रहा है, उसकी छोटी बहन से विवाह कर रहा है, तो वो प्रतिबंधित शाली विवाह है। और वहीं पे असीमित शाली विवाह, तो इसको कहा जाता है पत्नी के जीवन काल में ही। अगर देखिए पत्नी के जीवन काल में ही कई जगह अनुमति मिल जाती है कि आप दूसरा तीसरा विवाह भी उसकी छोटी बहनों से कर सकते हैं, या इस प्रकार के संबंध बनाते हुए अपने घर में उसको रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुपति या बहुपत्नी विवाह का ही एक प्रकार है, बहुपत्नी विवाह का ही इसमें परिलक्षित लक्षण हो रहे हैं, वही इसमें डोमिनेंस कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो प्रकार हैं बहुविवाह के, आप देख लें, देवर विवाह और शाली विवाह कहीं ना कहीं समाज में संतुलन का भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज में महिला को एक स्थान भी दे रहे हैं। जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जाती है, चाहे जिसके लिए आंदोलन लड़े गए थे, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे समाजों में, पूर्व के समाजों में पहले से ही रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत रूप है अगर आप इसको दूसरे पहलू के ओर से देखें। कई बार आप आए दिन देखते होंगे बहुत सी विधवाएं हो जाती हैं कम उम्र में, और फिर वो अकेली रहती हैं, तो उसमें विवाह के लिए बहुत जोर हमारे समाज में पुराने लोगों ने दिया है। कुछ अग्रदूतक जो जिन्होंने क्रांतियों के रूप में कि आप समाज में सुधारात्मक आंदोलन चले, उसमें इसके बारे में बताया। और ये हमारे लिए उसका एक रूप जो हमारे पूर्व के समाजों में मिलता है, जनजातीय समाजों में मिलता है। और आप कई दिन देखते हैं, इवन अगर आप इसको गढ़वाल या उत्तराखंड में, अगर आपने कई विद्यार्थियों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, इसके लिए एक शब्द कठावा भी यूज करा जाता था, या आप कई बार घर जवाई, थोड़ा इससे अलग है, लेकिन जो दूसरा शब्द है ये भी अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुपति और बहुपत्नी विवाह का ही एक प्रकार है। आप इसमें डोमिनेंट देखें तो जिसके लिए मैं पॉलीएंड्री कहता हूँ, एक टर्मिनोलॉजी पॉलीएंड्री, वही इन्फ्लुएंस इन दोनों विवाहों में देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपने समझा होगा बड़े भाई के साथ विधवा का विवाह, या छोटे भाई के साथ विधवा का विवाह, जिसको हम देवर या भाभी विवाह कहते हैं, लेविरेट इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। और इसमें एक कंडीशन और है, प्रत्याशित देवर विवाह, एंटीसिपेटरी लेविरेट, सेम वही कंडीशन कि अगर जीवित रहते हुए, पति के जीवित रहते हुए भी अगर अपने पति के वाइफ से संबंध रखता है, जैसे हम देख सकते थे महाभारत काल में, आप जानते हैं द्रौपदी के 5 पति, तो वो वाली कंडीशन, पॉलीएंड्रिया वाली स्थिति यहाँ मिली है। तो इसको प्रत्याशित देवर विवाह या एंटीसिपेटरी लेविरेट कहते हैं कि पति के साथ साथ उसके अन्य भाइयों को भी उसका पति मान लेना। और यहाँ पे असीमित शाली में वही स्थिति मिल रही है कि पत्नी जीवित होती हुई अन्य शालियों के साथ उसका विवाह संबंध को भी हम असीमित शाली विवाह कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार हैं, बड़े भाई ज्येष्ठ विवाह या पति भ्राता विवाह इसको कहा जाता है, छोटे भाई के साथ विवाह तो देवर विवाह या भाभी विवाह, और प्रत्याशित देवर विवाह एंटीसिपेटरी लेविरेट। इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार हैं, और तीसरा प्रकार वही है कि जीवित रहते हुए भी आप विवाह रख सकते हैं। तो प्रतिबंधित शाली विवाह प्रथम पत्नी की मृत्यु पश्चात, और असीमित शाली विवाह पत्नी के जीवन काल में ही साथ साथ विवाह रखना। तो ये हो गए देवर विवाह लेविरेट और शाली विवाह सॉरेट। अब हम अन्य प्रकार समझते हैं, कुछ जनजातियों में विवाह के क्या क्या प्रकार हैं। बड़ा विद्यार्थियों को अच्छा एंजॉय भी फील कर रहे होंगे, समझना भी चाह रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे आज विवाह को बड़े डीप उसमें समझा रहा हूँ मैं अच्छे ढंग से, कि जो आपसे कहीं भी कोई प्रश्न आए तो छूटे ना। मैं आशा करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब देखिए, आपको इससे पहले मैंने समानांतर चचेरा मेरा फुफेरा भाई विवाह पढ़ा दिए। उसके बाद जो आपके अरब समाजों में पाया जाता है क्रॉस कजिन मैरिज और पैरेलल कजिन मैरिज। उसके बाद फिर मैंने आपको लेविरेट देवर विवाह और सॉरेट शाली विवाह पढ़ा दिया। अब हम आते हैं कुछ जनजातीय विवाहों के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जनजातीय विवाहों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आज जो जनजातीय विवाहों का मैं बताऊंगा ट्राइब्स में, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं जनजातीय विवाह। तो ट्राइब्स में ये भी काफ़ी लंबे हैं, जिस प्रकार से हिंदू मैथोलॉजी में आप जनजातीय विवाह हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस वाले उसमें। तो आपको आज मैं केवल 2 ही इसके बारे में बता रहा हूँ, 2 विवाह, इनके दो टाइप्स अभी आगे और भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। एक हो गया परिवीक्षा विवाह, प्रोविजनली मैरिज। इसको आप समझिए, इसको जैसे जब कोई युवक अपनी चहेती लड़की यहाँ, चहेती कन्या के यहाँ कुछ दिन रह लेता है या कुछ दिन बिताता है, और उनके तालमेल कहीं आपसी मेल जो उनका अच्छा रहता है, वो हफ्ते रहे, 10 दिन, 1 महीना,
और अगर उनके तालमेल अच्छे रहते हैं तो उनकी माता पिता से स्वीकृति लेकर वो लड़का क्या करता है, उस कन्या से विवाह कर लेता है। तो इसको परिवीक्षा विवाह कहा जाता है। और कई बार ऐसी कंडीशन रहती है कि उन दोनों के आपस में तालमेल अच्छे नहीं बैठे या तालमेल नहीं रहे, तो उस कंडीशन में वो क्षतिपूर्ति के मतलब पैसे, कुछ क्षतिपूर्ति वो धन लड़की वालों के माता पिता को देता है क्षतिपूर्ति के रूप में। और ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कुकी जनजाति में, ये किस में पाया जाता है, कुकी जनजाति में। और इसको अगर आप देखें, आप कई बार हम गढ़वाल में यूज करते हैं, हम उत्तराखंड में यूज करते हैं, या पूरे देश में ही आप कई बार शब्द यूज करते हैं, घर जमाई। तो ये कुछ वैसी ही स्थिति आपको लग रही होगी घर जमाई की, क्योंकि लड़का लड़की के यहाँ जाता है, स्वेच्छा से रहता है अपनी चहेती कन्या के यहाँ, और उसी में अगर उनके तालमेल अच्छे रहे तो वो विवाह को कर लेते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार या विवाह कर लेते हैं। अगर नहीं कर पाए तो उसकी क्षतिपूर्ति में वो धन देता है। ये कुकी जनजाति में प्रसिद्ध है विवाह। और अगर आपने सुना होगा युवाग्रहों के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, तो युवाग्रहों में भी यही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे लड़के लड़कियों को कुछ समय के लिए एक युवाग्रह में छोड़ दिया जाता है। अगर लड़का लड़की लड़के से विवाह कर लेती है तो उसमें आप केवल ये ना समझें कि केवल वहाँ पर शारीरिक संबंध ही उसके एक आधार बनते हैं या सेक्सुअल कंडीशन ही वो बेस्ड नहीं करता, साथ साथ उनका रहन सहन, आपसी मेल जोल, आपसी व्यवहार उसमें कितना काम आता है, वो भी इसका बहुत बड़ा आधार होता है जो परिवीक्षा विवाह को अनुमति देता है। इसके बाद हरण विवाह, आप शब्द से ही समझ रहे हैं हरण। हम कई बार कहें तो बिहार के में कहीं कुछ पुराने इलाकों में पकड़न भी बोलते हैं इसको, पकड़न विवाह। तो हरण विवाह अगर हम देखें तो जब हरण मैरिज की बात आती है तो इसमें जब वर द्वारा कन्या का अपहरण किया जाता है, वर द्वारा कन्या का अपहरण किया जाता है और उससे एक तरह से कहें प्रेम पूर्वक या जबरन अगर विवाह करा जाता है तो उसको हरण विवाह कहते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे 8 विवाह में कौन सा प्रकार आ रहा है, राक्षस विवाह, जो मैंने आपको बताया था, जो श्री कृष्ण ने भी किया था। आपको ये राक्षस विवाह श्री कृष्ण ने भी किया था। तो अगर आप बलपूर्वक कन्या को लाते हैं, अपहरण करते हैं, क्योंकि पुराने समाजों में इस प्रकार के विवाह का बड़ा प्रचलन रहा, तो इसको कहा जाता है हरण विवाह, मैरिज बाई कैप्चर्ड या पकड़न विवाह भी कहते हैं। राक्षस विवाह में आपको इसका एक रूप देखने को मिला हुआ। अब ये देखिए कौन कौन सी जनजाति में, कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिए जनजातीय टाइप्स कौन कौन से हैं। नागा जनजाति है, हो जनजाति है, गोंड जनजाति है, खरिया जनजाति है और बिरहोर जनजाति है। फिर आप याद कर लीजिए नागा, हो, खोड़ और खरिया और बिरहोर। नागा, हो, गोंड, खरिया और बिरहोर जनजातियों में पाया जाता है। इसमें देखिए कई बार ये शब्द आता है, अगर यही शब्द आपसे पूछा गया ऊपर टीपी विवाह किस जनजाति में होता है, तो ये हरण विवाह ही है, लेकिन किस में होता है, हो जनजाति में। आपका आंसर सही जाएगा। इस प्रकार से पोसी ओथुर, पोसी ओथुर कई बार पूछा गया, आप पुराने पेपरों में उठा के देखें, पोसी ओथुर गोंड जनजाति में पाया जाता है, ये भी हरण विवाह ही है। तो आज आपने जो जनजातियों में होने वाली विवाह है उसके बारे में आपने जाना और अपना समय दिया। और मैं चाहूँगा आप जब भी वीडियो देखें तो पूरे लास्ट तक, अंतिम तक देखें, ध्यानपूर्वक समझें। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच में कुछ दिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका, काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती तो मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, लेकिन आप अन्यथा ना पूछें, केवल वही प्रश्न पूछें जो आपके अध्ययन से संबंधित हैं। तो परिवीक्षा विवाह और हरण विवाह आज आपने जान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट के एग्जामों में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगेन थैंक यू, और फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके एंड बाय।